Hello friends, and this is Deepak Singh, and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of International Labour Organization. We have discussed like various organization in my previous lectures, जैसे जनरल असेंबली हो गया, फिर सेक्रेटेरिएट हो गया, सेक्रेटरी जनरल का टॉपिक हो गया, एंड आपका इकोसॉक हो गया. तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करिए. फिर मैंने फाओ का टॉपिक डिस्कस करा था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्दो ये भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में ही थी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इश्यूज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके अंदर भी हैं, और करंट डेवलपमेंट्स के साथ भी मैंने लिंक करा है. सो अगेन आई विल बी फॉलोइंग दिस 3C अप्रोच, एंड द 3C अप्रोच दैट आई फॉलो इज comprehensive, but concise and current. So these are the 3C's that I'll be covering the topic in a comprehensive manner, but I'll also make sure that I don't give you like sermons. मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता, तो बहुत छोटे तरीके से छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा पॉइंट्स फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ लाइक गिविंग यू एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स या फिर बहुत सारे लेक्चर. तो कंसाइज मैनर में, बट सारी डायमेंशंस कवर करूंगा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, एंड करंट डेवलपमेंट जो भी हुई है उसको भी कवर करूंगा. सो दिस इज अ 3C अप्रोच. सो विद दिस 3C अप्रोच, let's discuss the topic of international organization, that is international labor organization. तो डेवलपमेंट क्या है? why are we discussing ILO today? ऐसे ही मन कर रहा है या फिर कुछ हुआ भी है इसके ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में? तो पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अपूर्व चंद्र, ओके, अपूर्व चंद्र है. सो ही इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. सो ही कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज द चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO. This is important. So in October 2020, that is last year, he was appointed as the chairman of the governing body of ILO, and it was a major development because India assumed, any Indian candidate, any Indian assumed the chairmanship of the governing body of ILO after a gap of 35 years. So that was important last year also. अब उन्होंने अपना tenure complete कर लिया है, and his tenure was from October 2020 till June 2021. So in this context, we are discussing the topic of ILO. Now he handed over the responsibility of the chair to ambassador. ये इसका वैसे नाम तो important नहीं है. So women from आपकी जो स्वीडन है, उनको अब वो चेयरमैन बन गई हैं of the governing body of ILO. So this is the context that why are we discussing it, and we will discuss what is exactly governing body. ILO का structure क्या है? So governing body is the executive body of the ILO, which decides all the policies, program, agenda, and in fact budget, and also elects the director general. जो ILO का डायरेक्टर जनरल होता है वो ये भी अपॉइंट करते हैं, एंड द डायरेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ द ILO का जो सेक्रेटेरिएट होता है. सो दिस इज द कंटेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इट. तो इस कंटेक्स्ट के साथ अगेन द की इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अपूर्व चंद्र. तो ये जो IAS ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट करा गया था पिछले साल, अब इन्होंने टेन्योर खत्म कर लिया है. जो नए गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सो विद दिस कंटेक्स्ट लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ ILO. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क. जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, लेबर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसके कंटेक्स्ट में ILO एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. एंड इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑल्सो डिस्कस द लिस्ट ऑफ जैसे कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती हैं और कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं. इन दैट आई शेयर दैट देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो फर्स्ट इज आपका जनरल असेंबली हो गया. सेकेंड आपका हो गया सिक्योरिटी काउंसिल. थर्ड हो गया आपका UN सेक्रेटेरिएट. और इसी को हेड करता है सेक्रेटरी जनरल SG. ओके. फोर्थ आपका हो गया इकोसॉक, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा था. काइंडली गो थ्रू दिस, क्योंकि इंडिया को इसका मेंबर अपॉइंट करा गया है. फिफ्थ आपका कौन सा हो गया? फिफ्थ आपका हो गया ICJ, एंड सिक्स्थ आपका हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल. ओके.
तो ये आपके 6 बॉडी हैं, ये आपकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। अब जो इकोसॉक है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो आपकी यूनाइटेड नेशंस है वो सारी इसको रिपोर्ट करती हैं। सो आई डिस्कस दैट फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, ILO हो गया, ICA हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। सो दे रिपोर्ट टू इकोसॉक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ILO, ऑल्दो इट्स लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट स्टिल इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन। सो देयर आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। ठीक है, तो यही आपका डिस्कस कर रहे थे हम कि इकोसॉक इसका पेरेंट बॉडी है ILO की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जो आपकी फाओ है, जो मैंने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज लोकेटेड इन रोम इन इटली। It is also a member of the UNDP, United Nations Development Group, which makes sure that the Sustainable Development Goals are meted. तो उसके लिए काम करती है, so उसका भी ILO member है। And its motto is decent work for all. फाओ का जो मोटो था, let there be bread। तो जो फाओ का लेक्चर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टॉपिक हो गया, वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। काइंडली गो थ्रू दिस, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। तो आपको एक बार वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको कुछ मतलब आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा, रेस्ट एश्योर्ड। तो और इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो ये हो गया ILO का टॉपिक। ओके, अब हम करते हैं, ये तो ब्रीफ ओवरव्यू हो गया, अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि ILO एक्चुअली, यूनाइटेड नेशन तो आपकी 1945-1946 में बनी थी, ठीक है, बट यूनाइटेड नेशन की जो प्रेडेसर थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी लीग ऑफ नेशंस। जो फाओ थी वो आपकी 1945 में बनी थी, जिसने 75 ईयर्स कंप्लीट करे हैं 2020 अक्टूबर में। पर ILO जो फॉर्म करी गई थी अक्टूबर 1919 में फॉर्म करी गई थी, एंड इट इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये हो गया, एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1919 व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एट दैट टाइम, एंड अंडर विच ट्रीटी, बहुत सारी आपकी वर्ल्ड वॉर, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको ILO का ईयर याद करना बड़ा ईजी रहेगा। वो कैसे रहेगा कि आप ये ध्यान रखिए कि ILO करती क्या है, वर्कर्स के राइट्स के लिए यही इंश्योर करती है कि उनके राइट्स को अपहोल्ड करा जाए, ठीक है। लेबर राइट्स, लेबर मूवमेंट के कंटेक्स में तो रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी आपकी? 1917 के आसपास हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड ही रशियन रेवोल्यूशन हुई थी जब एंड होने वाली थी। तो उसी बैकग्राउंड में आप ये समझ लीजिए कि वर्कर मूवमेंट्स काफी पीक पे थी, रशियन रेवोल्यूशन भी, तो ILO बना दी गई 1919 में, ठीक है। फिर आपकी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपकी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 5-6 ट्रीटीज अडॉप्ट करी गई थी। एक थी आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी, जो जर्मनी के ऊपर इंपोज करी गई थी, एंड ये भी माना जाता है कि बहुत हार्शली इंपोज करी गई थी जर्मनी के ऊपर, एंड दैट इज द रीजन दैट जर्मनी वांटेड टू टेक रिवेंज, एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज द रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर 2 एंड द राइज ऑफ हिटलर। वो हम अलग से वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, व्हेन आई विल बी टेकिंग दैट। तो ये तो आपका हो गया वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। फिर ट्रीटी ऑफ सर्व्स थी, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन थी, ट्रीटी ऑफ नोवेले थी, तो बहुत सारी ट्रीटीज थी। सो दे कैन कंफ्यूज यू दैट अंडर विच ट्रीटी इट वाज क्रिएटेड। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने ILO को क्रिएट करा था, अपार्ट फ्रॉम लाइक इम्पोजिंग हेवी पेनल्टीज ऑन जर्मनी। उसके बहुत सारे आउटकम थे, तो ILO उसकी ही ओरिजिनेशन, उसी से ओरिजिनेट हुआ था। ये हो गया। तो 1919 में फॉर्म करी गई थी अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, एंड 1946 इट बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ILO आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशन की, जब यूनाइटेड लीग ऑफ नेशंस की जगह यूनाइटेड नेशन आ गया था। 1946 हो गया। फिर 1969 यानी कि जब ILO को 50 साल हुए थे 50th एनिवर्सरी पे, सो इट वाज गिवन नोबेल पीस प्राइज। ओवरऑल उन्होंने कहा कि यू हैव डन अ लॉट टू इंप्रूव द वर्कर्स कंडीशन इस कंटेक्स्ट में। तो ये आपका 1969 हो गया। एंड जब उसके और 100 साल बाद की बात करी जाए, यानी कि जब उसको ILO को 100 साल हो गए थे, then it convened the Global Commission on the Future of Work, in which it made some recommendations: a universal labor guarantee, social protection from birth to old age, and an entitlement to lifelong learning. तो skill learning हो गया, आपका social protection हो गया, और right to work हो गया। तो ये इसने recommend करा था।
और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान देना है, बट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लेबर रिफॉर्म्स कर रही है, लेबर कोड्स आपके फॉर्मुलेट कर रही है। तो 44 जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज है उसकी जगह 4 लेबर कोड्स इंडिया फॉर्मुलेट कर रही है, तो वो भी आपका सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहा है। सो इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन से दैट बाय दिस इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ ILO विच वर मेड इन इट्स 100th एनिवर्सरी। तो ये आपका हो गया टॉपिक इसका हिस्ट्री का ILO की। फिर ILO के 187 मेंबर स्टेट्स हैं, 186 आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर स्टेट्स। तो 193 यूएन मेंबर्स है, उसमें से 186 तो इसके मेंबर हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुक आइलैंड, तो वो यूएन का मेंबर नहीं है बट ILO का मेंबर है। एंड द मेंबर स्टेट्स विच आर नॉट यूएन मेंबर स्टेट्स, जो आपके मैंने बताया ना कि 7 मेंबर कंट्रीज नहीं है, यूएन के 7 कंट्रीज ILO का मेंबर नहीं है, तो उसमें से काफ़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बट जो 2 मेजर कंट्री हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो है कि आपके साउथ एशिया की भूटान, और दूसरा होगा नोटोरियस नॉर्थ कोरिया। इट राइम्स वैसे एन है ना, नोटोरियस नॉर्थ कोरिया। इंस्टेड ऑफ नॉर्थ कोरिया वी कैन ऑल्सो राइट नोटोरियस, मतलब यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स व्हाइल राइटिंग योर मेन्स आंसर। तो बाकी जो आपकी होगी छोटी छोटी कंट्रीज होंगी, माइक्रोनेशिया, मोनाको, ये सब हो गई। पर अगेन इन साउथ एशिया इफ दे आस्क दैट विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ILO, सो द करेक्ट आंसर इज भूटान एंड देन नॉर्थ कोरिया, और बेटर टू से नोटोरियस कोरिया। ओके, सो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ILO इज द ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी। इसका मतलब है कि इट इज द ओनली एजेंसी विच ब्रिंग्स 3 स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट इज आपका गवर्नमेंट, आपके जो गवर्नमेंट होगी, आपकी नेशनल गवर्नमेंट होगी। सेकेंड इज एम्प्लॉयर्स, एंड थर्ड इज वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स। जो भी 187 मेंबर स्टेट्स हैं उनके 3 रिप्रेजेंटेटिव, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होगी आपकी नेशनल गवर्नमेंट हो गई, यानी कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका स्टेक होल्डर है ILO में। फिर यहाँ के एम्प्लॉयर्स हो गए, तो यानी कि अंबानी, अदानी, ये सब जो सारे एम्प्लॉयर्स हो गए वो, और फिर वर्कर्स हो गए। तो ये आपके स्ट्रक्चर है। सो ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज जो भी ILO का अप्रूव करती हैं, सो ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर, ये सब भी मिलकर अप्रूव करते हैं। एंड दिस फ्रेमवर्क इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन द ILO's 3 मेन बॉडीज। अभी जो मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, हु ऑल आर रिप्रेजेंटेटेड इन द ILO, एंड इट इज सेड दैट इट इज द ओनली यूएन एजेंसी which has a 3 tripartite structure, that is it represents the government, employers as well as worker। अब ये जो तीनों जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, वो ILO की 3 और मेन बॉडीज में भी रिप्रेजेंट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। और जो 3 स्ट्रक्चर है ILO का, वो तो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, आपके 3 स्टेक होल्डर्स हो गए। अब ILO का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या है, फर्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये एक तरीके से ILO की पार्लियामेंट हो गई, which is annually convened in Geneva, जहां पे ILO का हेडक्वार्टर है, and it sets the labor standards and broad policies of the ILO। तो जैसे पार्लियामेंट होगी, एक्ट बनाती है, तो ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILO की पार्लियामेंट है जो स्टैंडर्ड्स सेट करती है। ये स्टैंडर्ड्स पे मैं बहुत बार बार एम्फेसिस दिए जा रहा हूं, तो इसको भी मैं अभी कवर करूंगा। देन देयर इज द गवर्निंग बॉडी, जिसमें अभी भी अनूप चंद्रा, आई थिंक अनूप चंद्रा वॉज द नेम ऑफ द फेलो, सॉरी अपूर्व चंद्रा। सो अपूर्व चंद्रा को अभी अपॉइंट करा गया था, तो वो गवर्निंग जो उसके चेयरमैन थे अपूर्व चंद्रा जी को, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो गवर्निंग बॉडी है ये, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब यानी कि एक इसकी गवर्नमेंट हो गई ILO की। जैसे गवर्नमेंट ऑफ, अगर इंडिया में बात करें तो पार्लियामेंट होती है, एंड देन देयर इज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्निंग बॉडी इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ILO। इट मीट्स 3 times a year इन जेनेवा। एंड जो मैंने आपको बताया था कि बजट के रिलेटेड या फिर पॉलिसीज क्या क्या डिसीजन लेने, वो ये डिसाइड करती है। एंड एज आई सेड दैट अपूर्व चंद्रा वाज अपॉइंटेड बाय द बाय ILO, एंड ही इज इन इंडियन। सो 35 ईयर्स में पहली बार किसी इंडियन को अपॉइंट करा गया था एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। एंड द लास्ट थर्ड बॉडी इज, पहली होगी आपकी ILO कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट। सेकेंड इज आपका गवर्निंग बॉडी हो गया, एंड थर्ड इज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। सो इट इज द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द ILO, मतलब इसका हेडक्वार्टर हो गया, परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो गया, एंड दैट एडमिनिस्टर्स द डे टू डे फंक्शनिंग। एंड दिस परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ओके, दिस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑफिस इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल।
So the first was Albert Thomas from France, वो important नहीं है, and the second is Guy Ryder. I've just included it, although it's not important क्योंकि मतलब कोई इंडियन आज तक कभी अपॉइंट नहीं करा गया. एंड ILO के केस में देखा मैंने कि मेनली द वेस्टर्न कंट्रीज जैसे USA हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, उनका ही जो रिप्रेजेंटेटिव है उसी को अपॉइंट करा गया एज द डायरेक्टर जनरल. तो ये आपका डायरेक्टर जनरल का स्ट्रक्चर हो गया. अब मैं ILO की कन्वेंशंस के बारे में बार बार बोले जा रहा था. सो ILO स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस दे आर सेम. तो अभी देखा जाए तो 189 कन्वेंशंस ILO की हैं which have to be ratified by the government and then it comes into force, and even if they are not ratified then also these conventions are regarded as strong recommendation. तो एक तरीके से अगर जब रेटिफाई हो जाती है, इट बिकम्स अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करना. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपकी ILO स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस. अब 189 आपके स्टैंडर्ड्स या कन्वेंशन है आपके, तो ये तो सारे आप याद कर भी नहीं पाएंगे. ILO ने भी ये सोचा कि UPSC वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन्होंने जस्ट किडिंग, तो ये 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं. ये ILO की वेबसाइट से मैंने रेफर करा है. इफ यू रेफर विकिपीडिया, उन्होंने 4 में कैटेगराइज करा हुआ है. तो जस्ट रिमेंबर दैट. एंड इनफैक्ट ऑन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑल्सो इट इज मेंशन दैट देयर आर 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस दैट आर फंडामेंटल टू राइट्स एट वर्क. तो जो जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है, काफी सारे राइट्स होते हैं, बट देन देयर आर फंडामेंटल राइट्स. सो सिमिलरली देयर आर फंडामेंटल कन्वेंशंस, ऑल्दो दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 और 5. ठीक है, तो एक होगी कन्वेंशन नंबर 87, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज, मतलब यूनियन बना सकते हैं. फिर कन्वेंशन नंबर 98, अगेन इट ऑल्सो डील्स विद यूनियन वाला, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो ये दोनों वैसे सेम ही ऑलमोस्ट बट डिफरेंट कन्वेंशंस. देन फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 29, तो ये आपका हो गया बॉन्डेड लेबर स्लेवरी के कंटेक्स्ट में हो गया. देन अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, अगेन दिस कन्वेंशन इज 105, तो ये भी आपका बॉन्डेड लेबर के कंटेक्स्ट में हो गया. देन मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138 एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182. इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन ये हो गया. एंड डिस्क्रिमिनेशन जो आपका अवॉइड करना है इन एम्प्लॉयमेंट, तो 158. तो वैसे देखा जाए तो 4 कैटेगरीज में ही, जैसे मैंने आपको बोला था कि काफी लोग इसको करते हैं कि 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. वो हो गया आपका, एक तो हो गया आपका ट्रेड यूनियन फॉर्म करना, राइट टू प्रोटेस्ट. सेकंड हो गया आपका फोर्स लेबर. थर्ड हो गया आपका चाइल्ड लेबर के कंटेक्स्ट में. एंड फोर्थ आपका हो गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी. तो 4 कैटेगरीज हैं, बट इन टोटल देयर आर 8 कन्वेंशंस. एंड इसमें से जो 2 कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको इंडिया ने रिसेंटली रेटिफाई करा है, दीज आर 138 एंड 182 which relates to child labor. So these 2 conventions are the most important conventions and you have to remember the numbers of it. इसमें prelims से भी I think इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. And if you are writing an answer on child labor, then your answer will be incomplete if you don't mention these 2 conventions. ठीक है, फिर 4 governance conventions भी हैं. These are not much important but you can have a look at them. Again these are just like included but they are not much relevant. So वो कन्वेंशंस हो गई. फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ ILO, इट इज ITC ILO. तो इट इज अ ट्रेनिंग आर्म ऑफ द ILO. इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू डील विद द लेबर राइट्स एंड लॉस. देन देयर इज अ इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. दिस इज इंपॉर्टेंट that they can ask which organization implements it, whether it's UNICEF, UNESCO or some other organization, UNDP, but the correct answer is ILO. 1992 International Program on the Elimination of Child Labor. So this program is very important. And if we talk about the relationship of India and ILO, so the most important point is that India is one of the founding members of ILO. तो 1999 में जब फाउंड हुई थी तो इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर. इंडिया हैज बिन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी सिंस 1992. गवर्निंग बॉडी का मेंबर 1992 से, बट चेयरमैन ये कहीं कुछ बारी बना है. तो अभी लास्ट जो बना था 2020 में बना था. एंड इंडिया हैज रेटिफाइड 47 आउट ऑफ 189 ILO कन्वेंशन. ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहता है. एंड 189 तो आपकी है, 189 टोटल कन्वेंशन है जिसमें से 47 को इंडिया ने रेटिफाई करा गया है. ये 2020 का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डेटा है. एंड आउट ऑफ 8 कोर कन्वेंशन जो मैंने आपको बताई थी, इंडिया हैज रेटिफाइड 6. एंड आउट ऑफ दीज 6, 2 कन्वेंशन
that is minimum age convention and child labor convention that were ratified by the present government. NDA government ने I think 2014 2015-16 के आसपास इसको रेटिफाई करा था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट 8 कोर कन्वेंशन है जिसमें से इंडिया ने 6 रेटिफाई करी है, इंक्लूडिंग कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182. Okay friends, so with this I have covered the topic of ILO, and before ending the lecture I just want to make important announcement that we are launching a foundation batch on 7th of July. So kindly enroll into this. This will be very much beneficial to you, and all the lectures will be covered in a 3C format. Then we are also launching optional subjects on history, geography, polity, sociology and PubAd. Bye.